हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, पिछले लेक्चर की मैं अगर बात करूं, पिछले वीडियो की बात करूं, तो मैंने ज्वलन ताप के बारे में बताया था कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। वस्तुओं को जलाने के लिए जो टेम्परेचर होता है, जो ताप होता है, उससे क्या बोलते हैं? ज्वलन ताप। कोई भी वस्तु अगर जलने लगती है तो एक तो उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है, दूसरा उसके लिए उसका ज्वलन ताप उसके सामान्य ताप से ज़्यादा होना चाहिए। कई वस्तुएं ऐसी होती है जिनका ज्वलन ताप कम होता है, कई वस्तुएं ऐसी होती है जिनका ज्वलन ताप अधिक होता है। जैसे पेट्रोल, डीजल, इनका ज्वलन ताप बहुत कम है, थोड़ी सी आग देने पर चल जाएंगे। और जैसे लकड़ी है, कोयला, इनका ज्वलन ताप क्या होता है? अधिक होता है। तो जो आज की क्लास है, आज का जो वीडियो है, वो इसी चीज को लेकर है। हमें एक प्रयोग के द्वारा ज्वलन ताप को समझना है, हमें अंडरस्टूड करना है एक एक्सपेरिमेंट से। किसको? ज्वलन ताप के लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा, तो आप पता लगाओगे कि कैसे ज्वलन ताप वस्तु को जला रहा है और कैसे वस्तु का ज्वलन ताप ज्यादा होता है, कैसे वस्तु का ज्वलन ताप कम होता है। तो देखो, इस एक्सपेरिमेंट के लिए, इस प्रयोग के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सामग्री की अगर मैं बात करूं कि सामग्री क्या चाहिए हमें, तो सामग्री के लिए देखो, हमें दो वर्गाकार ड्राइंग शीट, दो वर्गाकार जो ड्राइंग शीट आती है ना, या ड्राइंग पेपर मान लो, ड्राइंग पेपर जिन पर हम डायग्राम बनाते हैं, ड्राइंग शीट, वो लेने हैं। ठीक है। और क्या लेना है? जल लेना है। और जलाने के लिए क्या लेनी है? मोमबत्ती। जलाने के लिए क्या लेनी है? मोमबत्ती लेनी है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ड्राइंग पेपर है, जो दो हमने स्क्वायर शेप में जो ड्राइंग शीट ले रखी है, उनको फोल्ड करके कागज के कप तैयार करेंगे। कागज हमारे पास में, ड्राइंग शीट, मान लो ये एक ड्राइंग शीट का कागज है, ये दूसरा ड्राइंग शीट का कागज। अब हमें क्या करना है? इनको फोल्ड करना है। किस तरीके से फोल्ड करोगे? हमें इनका कप बनाना है। कप बनाकर उसमें पानी डालना। कप आता ना, कप, तो कप कैसे बनाएंगे? इनको हम मोड़ेंगे कीप नुमा। कीप जानते हो ना? कीप, तेल डालने वाली। जैसे किसी बोतल में तेल डालना तो उसके ऊपर कीप रख के उसमें डाल देते। कीप का ऊपर वाला मुंह क्या होता है? चौड़ा होता है। तो इन जो ड्राइंग शीट है, इन कागजों को हम कीप नुमा शेप में मोड़ेंगे। ऐसे इनको मोड़कर हम ऐसा आकार देंगे। देखो, तो इनको मोड़ लिया, ये लो, ये शेप मिला कीप नुमा। इसको मोड़ लिया, कैसा शेप मिला? कीप नुमा। ऐसे ये छोटा बड़ा बन गया, इससे कोई मतलब नहीं है। इन दोनों कागजों को मोड़कर शेप देना है कीप नुमा। कीप नुमा आकार, कीप नुमा आकार। ठीक है। अब इनको कीप नुमा आकार देकर हमने कौन सी आकृति दे दी? कप की आकृति। सॉरी, आकृति नहीं, कप का आकार दे दिया। कप का आकार। अब क्या करो? एक में पानी डालो, एक में पानी नहीं डालना। पहले इनको नाम दे दो। मान लो ये ए है और ये बी है। इसमें पानी डाल लिया हमने, इसमें क्या कर लिया? इसमें पानी भर लिया। ठीक है। इसमें पानी नहीं है। दोनों को एक साथ बर्न करो, दोनों को एक साथ जलाना स्टार्ट करो। इसको भी जलाओ। ये लो, एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं। कुछ नहीं किया, सबसे पहले दो वर्गाकार कागज की शीट ली है, उनको कीप नुमा आकार में फोल्ड करके दो कागज के कप तैयार किए। कप नंबर ए और कप नंबर बी। कप नंबर ए में जो फर्स्ट कप है, उसके अंदर हमने पानी डाला है। इसके अंदर क्या डाल दिया? जल। जल से भर दिया। ये वैकेंट है, ये खाली है। अब इनको जलाओ। इनको जैसे ही जलाओगे तो आप बताओ पहले कौन सा कागज जलेगा? तो आप बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल शीघ्रता से सोच सकते हो कि सर बी वाला जलेगा, बी वाला जलेगा, क्योंकि ये भी कागज सेम मटेरियल से बने हुए हैं, दोनों कागज से बने हुए हैं। लेकिन आप देखोगे ना, बी वाला कप पहले जलेगा और ए वाला कप तो बहुत देर के बाद में जलेगा। क्यों?
बी वाला कप पहले इसलिए जलेगा क्योंकि ये कागज है और कागज का ज्वलन ताप कम होता है। आप कमरे के तापमान पर कागज को जलाओगे थोड़ी सी देर में जलने लग जाता है। जैसे ही कागज का ज्वलन तापमान उसके मूल तापमान से ज्यादा हुआ, कागज जलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये क्यों नहीं जल रहा? ये इसलिए नहीं जल रहा, सुनना ध्यान से। देखो यहां से जलाने के दौरान ये मोमबत्ती में से क्या निकल रही है? ज्वाला। ठीक है, जलाने के दौरान मोमबत्ती से क्या निकली? ज्वाला। और इस ज्वाला से उत्पन्न हो रही है ऊष्मा। इस ज्वाला से उत्पन्न हो रही है ऊष्मा। लेकिन जैसे ही ये ऊष्मा इस कागज के पास पहुंचती है, ये कागज गीला है, यहां से कागज क्या है? गीला। मतलब ऐसे मान सकते हैं मॉइस्चर है कागज में, नमी आ गई, कागज क्या हो गया? गीला। तो ये जो ऊष्मा है ना, अब ये ऊष्मा कागज के पास जा तो रही है, लेकिन इस कागज के अंदर डला हुआ पानी इस ऊष्मा को क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है। आ रही बात समझ में? जैसे ही मोमबत्ती को जलाया, इसमें से निकली ऊष्मा, तो ये ऊष्मा गई कागज के पास, लेकिन इस ऊष्मा का कागज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये ऊष्मा सीधी किसके पास जा रही है? जल के पास। मतलब इस कप के अंदर जो पानी डला हुआ, वो पानी क्या करेगा? वो उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा। और जब ये जल इस ऊष्मा को अवशोषित करेगा तो जल गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा और पानी जल वाष्प के रूप में उड़ने लग जाएगा। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये मोमबत्ती जलती रहेगी, ऊष्मा जाती रहेगी, ऊष्मा से जल गर्म होता रहेगा और जल गर्म होके गर्म जल वाष्प के रूप में उड़ता रहेगा। जब इस जल में से कंप्लीट पानी खत्म हो जाता है, अब बताओ इस ऊष्मा को लेने वाला जल तो नहीं है, इस ऊष्मा को अब अवशोषित करेगा एक कागज, और इसी ऊष्मा को पाकर ये कागज भी क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि कागज नंबर बी पहले क्यों जला और कागज नंबर ए बाद में क्यों जला। कागज नंबर बी पहले इसलिए जला था क्योंकि इसमें पानी था नहीं। ये ओनली एक ही मटेरियल है कागज, और कागज का ज्वलन ताप होता है कम। जैसे ही मोमबत्ती जलाओगे, ऊष्मा पाते ही कागज का ज्वलन ताप ज्यादा होगा, वो जलने लग जाएगा। हाँ, बात करें कप नंबर एक की। कप नंबर एक में जैसे ही ऊष्मा कागज तक पहुंची, कागज के अंदर पानी है, उस ऊष्मा को पानी क्या करेगा? अवशोषित होते पानी गर्म होना स्टार्ट, गर्म होते पानी जलवाष्प के रूप में उड़ने लग जाएगा। जैसे ही कंप्लीट जलवाष्प बनकर पानी उड़ जाएगा, तो अब ऊष्मा को अवशोषित करेगा कागज, और फिर इसी की तरह ये कागज भी क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो इससे, इस प्रयोग से पता क्या लगा? इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या सोच सकते हो कि कुछ वस्तुओं का ज्वलन ताप बेहद कम होता है, जैसे कागज। कुछ वस्तुओं का ज्वलन ताप ज्यादा होता है, जैसे पानी। यहाँ पर कागज को मत देखो, ऊष्मा को किसने अवशोषित किया? यहाँ ऊष्मा को अवशोषित किया कागज ने, यहाँ ऊष्मा को अवशोषित किया किसने? जल ने। तो कुछ वस्तुओं का ज्वलन ताप कम होता है, वो बहुत जल्दी जलने लग जाते हैं। कुछ वस्तुओं का ज्वलन ताप ज्यादा होता है, वो टाइम लगाते हैं जलने के अंदर। और जलने के लिए जरूरी है कि उस वस्तु का ज्वलन ताप उसके मूल तापमान से क्या होना चाहिए? अधिक। ठीक है, तो ऐसे वस्तुओं को जलाया जा सकता है बाई इग्निशन टेम्परेचर। किसके माध्यम से? ज्वलन ताप के माध्यम से। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था ज्वलन ताप को समझाने के लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि जैसे आग लगती है, मान लो किसी भी प्लेस पर आग लग जाए, या हमारे आसपास किसी घर में आग लग जाए, या किसी सार्वजनिक स्थान, हॉस्पिटल, कहीं पर भी अगर आग लग जाए, तो फिर उस आग को कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल ऑन फायर विद एवरी प्लेस। कहीं पर भी हम आग को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल। तो आग को कंट्रोल करने के लिए हमें तरीके आने चाहिए। आग को कंट्रोल करने के लिए हमें अरेंजमेंट आना चाहिए। तो कैसे अरेंजमेंट करें, कैसे तरीके अपनाएं, वो ही मैं समझाने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आग पर नियंत्रण। आग पर नियंत्रण। देखो ध्यान देना, आग पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन फायर, कंट्रोल ऑन फायर। देखो सुनो, आग पर नियंत्रण कैसे पाया जाता है? पहले तो आप ये सोचो कि आग किस में लगती है? आग लगती है ईंधन के रूप में। आग किस पर लगती है? ईंधन के रूप में। आग लगने के लिए क्या जरूरी है? वायु। क्या जरूरी है?
वायु। जब ईंधन हवा के संपर्क में आ जाता है तो आग लगना स्टार्ट हो जाती है। आग लगने से मतलब है, जैसे हमारे घर की बात करूं मैं, घर में आग लगती है तो घर में तो हर चीज ही ईंधन है, पूरा घर ही फ्यूल है, ईंधन है। घर में जो फर्नीचर है लकड़ी का है, ईंधन है। घर में कपड़े हैं, ईंधन है। घर में एलपीजी गैस है, ईंधन है। ठीक है, घर में कागज है, ईंधन है। या घर में और कोई सामान प्लास्टिक का ईंधन है, तो ईंधन में आग लगती है। अगर आप उस ईंधन के पास गलती से भी आग ले जाते हो तो वहां पर ऑक्सीजन तो है ही ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईंधन के पास अगर थोड़ा सा भी तापमान बढ़ जाए तो समझ लेना क्या लग गई, आग लग गई। और आग को कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब इस ईंधन और इस वायु का कनेक्शन तोड़ दिया जाए। देखो, ईंधन आग लगने के लिए क्या 3 चीज जरूरी है, ईंधन, वायु और तापमान। मतलब तापमान को क्या मान सकते हो आप, आग। तो ईंधन में तो आग लगेगी, ईंधन में तो आग लगेगी, तापमान आग लगाएगा और वायु की उपस्थिति में आग भड़केगी, लगेगी। तो अगर आप इस तापमान को ईंधन के पास लेके जाते हो और अगर वायु नहीं है तो नहीं लगेगी आग, आग नहीं लगेगी। आग लगने के लिए क्या जरूरी है, वायु। और वायु भी कौन सी, ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस, ऑक्सीजन। अगर इन तीनों में से एक भी चीज नहीं है तो आग नहीं लगेगी। और मान लो गलती से आग लग जाए तो फिर हमें यही करना है कि कैसे भी, तापमान तो बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ईंधन और वायु का कनेक्शन तोड़ दो। ईंधन मतलब ईंधन तक वायु पहुंचेगी ही नहीं ना, तो वो आग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। जैसे मान लो मैं एक घर की बात करूं, ये कोई घर है, जो भी है, ये क्या मान लो एक घर है। अगर इसमें आग लग जाती है, गलती से क्या लग गई, इसमें ऐसे आग लग गई मान लो चारों तरफ ऐसे, ये लो घर में क्या लग गई, आग। तो आग तो लगेगी क्योंकि इसको चारों तरफ से क्या मिल रही है, ऑक्सीजन। इधर से भी क्या मिल रही है, ऑक्सीजन। इधर से भी क्या मिल रही है, ऑक्सीजन। इधर से भी ऑक्सीजन, इधर से भी ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन और आपका जो घर है वो घर हो गया ईंधन, घर क्या हो गया, ईंधन। और आग गलती से लगी है, कैसे भी लगी होगी लेकिन आग लग गई। तो अब करना क्या होगा, करना यही होगा कि कैसे भी करके इस ऑक्सीजन और इस ईंधन के बीच में कनेक्शन को रोक दिया जाए। देखो ऐसे हमें कुछ ऐसी चीज बीच में लानी पड़ेगी ईंधन और ऑक्सीजन के बीच में। तो ऑक्सीजन किस पर अटैक कर रही है, ईंधन के ऊपर, लेकिन बीच में कोई चीज आ गई। बीच में क्या आ गई, कोई चीज आ गई। बीच में जो चीज आई है ना, उसने ऑक्सीजन और ईंधन, ऑक्सीजन क्योंकि पूरा घर ही ईंधन से बना हुआ है, ऑक्सीजन और ईंधन के बीच में कनेक्शन तोड़ दिया। ऑक्सीजन ईंधन के बीच में कनेक्शन तोड़ दिया। अगर ईंधन और ऑक्सीजन के बीच में कनेक्शन तोड़ दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, तो समझ लो आग पर कंट्रोल पाया जा सकता है। अब आप सोचो वो कौन सी चीज है जो ईंधन और ऑक्सीजन के बीच में आकर कनेक्शन तोड़ सकती है, और वो एक ही चीज है जो आग बुझाने के काम में आती है, और वो है जल, पानी। जैसे आग लगती है, हम पानी डालते हैं तो पानी क्या करता है, ईंधन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाता ना। पानी डालोगे ईंधन के ऊपर तो ईंधन के ऊपर तो पानी आ गया, पानी के ऊपर ऑक्सीजन, तो ईंधन ऑक्सीजन का कनेक्शन टूट गया, बीच में कौन आ गया, पानी। और उसी पानी की वजह से पानी ने उस पूरे घर को लपेट लिया कंबल की तरह। इसी वजह से कनेक्शन टूट जाने की वजह से जल के कारण ये आग थोड़ी देर में क्या हो जाती है, बुझ जाती है। लेकिन कंडीशन ये है कि हर प्रकार की आग में और हर जगह लगने वाली आग में हम जल का उपयोग नहीं कर सकते। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स में आग लगती है, विद्युतीय उपकरणों में अगर आग लगती है तो पानी नहीं डाल सकते। मान लो कोई ऑयल फैक्ट्री या तेल में आग लग गई, ऑयल में फायर लग गई या तेल में किसी भी कारणवश तेल ने आग पकड़ लिया, तो वहां पर भी हम जल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो 2 टाइप की जो आग लगती है ना, विद्युतीय उपकरण और तेल में लगने वाली आग में जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, सुनो। अगर आग लगे किस में, विद्युतीय उपकरणों में, किस में लगे, विद्युतीय उपकरणों में, तो देखो ये विद्युतीय उपकरण है, अगर इसके ऊपर हम पानी डालते हैं, इसके ऊपर हम जल डालें, ठीक है, अगर इसके ऊपर हम पानी डालेंगे तो बताओ
विद्युतीय उपकरणों पर पानी डालोगे तो पानी विद्युत का प्रवाह करता है, पानी में से करंट जा सकता है। तो जहां से पानी डाल रहे हैं तो पानी विद्युतीय उपकरण पे आ रहा है तो करंट वापस पानी डालने वाले तक जा सकता है और उसको झटका लग सकता है, करंट लग सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। मान लो यहां से कोई पानी डाल रहा है ऐसे, ये विद्युतीय उपकरण पर गिरा तो विद्युतीय उपकरण में तो करंट है, ये करंट पानी में से प्रवाहित होगा वापस और इस तक चला जाएगा, ये खत्म। तो विद्युतीय उपकरणों पर पानी नहीं डाल सकते क्योंकि पानी विद्युत का चालन करता है, पानी में से करंट जा सकता है, जो पानी डाल रहा है उसको झटका लग सकता है। अगर बात करें तेल की, बात किसकी की जाए, तेल की बात की जाए तो ध्यान देना, तेल पर भी जल नहीं डाल सकते, तेल पर भी जल नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि अगर तेल में आग लग गई, मान लो तेल में आग लग गई, आप डालोगे पानी, क्या डालोगे, पानी, तो पानी तेल से भारी होता है, पानी तेल से भारी होता है, वो पानी जैसे तेल के ऊपर पानी डालोगे पानी नीचे चला जाएगा, पानी भारी है ना, तेल ऊपर आ जाएगा। तो कनेक्शन कहाँ टूटा, तेल क्या है, ईंधन, ऊपर से क्या मिल रही है, ऑक्सीजन, तो ईंधन ऑक्सीजन तो बराबर मात्रा में कांटेक्ट में है तो जलता रहेगा वो। तो पानी आपने डाला, हाँ अगर पानी तेल के ऊपर होता, जैसे मान लो ये तेल है और तेल में लग रही है आग, ऐसे ध्यान देना, ये तेल में क्या लग रही है, आग, इसके ऊपर क्या डाला हमने, जल, तो जल को कहाँ आना था, इन दोनों के बीच में, आग आग लग रही ना, और आग किसकी वजह से लग रही है, क्योंकि इधर से क्या मिल रही है, ऑक्सीजन, इधर से क्या मिल रही है, ऑक्सीजन। अगर हम पानी डालते हैं, अगर हम जल डालते हैं तो जल को इस ऑक्सीजन और इस आग के बीच में आना चाहिए था, ऑक्सीजन और तेल, क्योंकि तेल जल रहा है, ऑक्सीजन और तेल के बीच में किसको रहना चाहिए था, जल को, तब तो कनेक्शन टूट जाता, आग बुझ जाती। लेकिन ये जल क्या होता है, तेल से भारी होता है, जैसे ही जल डालोगे जल तो नीचे चला जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा, तो जब तेल ऊपर आएगा वापस तो तेल तो खुद ईंधन है, तेल किसके संपर्क में रहेगा, ऑक्सीजन में, वो तो आग लगती रहेगी। तो पानी का तो यूज कर ही नहीं सकते तेल पर जो आग लगती है, जैसे पानी डालोगे पानी चला गया नीचे, पानी कहाँ चला गया, तेल के नीचे, तेल आ गया ऊपर, तो तेल ईंधन है, वापस हवा के कांटेक्ट में वो जलेगा। तो पानी नहीं डाल सकते क्योंकि भारी है ना। फिर हम क्या करें, देखो आप सोच सकते हो कि सर पानी तो वहीं पे डाला जा सकता है, जैसे लकड़ी में आग लगी है, कपड़ों में आग लगी है, कागज में आग लगी है, वहां पर तो हम किसका यूज कर सकते हैं, पानी का, ठीक है। लेकिन अगर विद्युतीय उपकरणों में और तेल में अगर आग लग जाती है तो फिर क्या करें, तो देखो विद्युतीय उपकरण और तेल में आग लगने के लिए दो सबसे अच्छी चीज है, वो है, एक तो है बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जिसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, जिसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, NaHCO3। इसका साइंटिफिक नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग सोडा सामान्य भाषा में बोलते हैं खाने का सोडा, और एक है धावन सोडा, वॉशिंग सोडा, धावन सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2O, ठीक है, NaCO3 और Na2CO3। तो आप देखो इन दोनों सोडे के अंदर, इन दोनों पाउडर में CO2 गैस है, इन दोनों पाउडर में क्या है, CO2 गैस। तो अभी नोट कर लो, वस्तुओं में आग लगाती है ऑक्सीजन गैस और वस्तुओं में लगी हुई आग को बुझाती है CO2 गैस। ऑक्सीजन आग लगाती है, CO2 आग बुझाती है। तो क्यों ना, अगर विद्युतीय उपकरणों में आग लग जाए तो पानी तो डाल नहीं सकते, हम इनके ऊपर बेकिंग सोडा या धावन सोडे का छिड़काव कर सकते हैं, बेकिंग सोडा या धावन सोडे का छिड़काव कर सकते हैं। तो जैसे ही इसके ऊपर आप बेकिंग सोडा धावन सोडा डालोगे तो जैसे ही बेकिंग सोडा और धावन सोडा जलने लगेगा ना, आग तो लगी रही ना, जलने लगेगा तो CO2 गैस निकलेगी और CO2 गैस आकर इसको चारों तरफ से घेर लेती है। CO2 गैस ने इसको कंबल की तरह लपेट लिया। अब इधर से ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो गई, बंद। ऑक्सीजन की सप्लाई तो बंद करनी है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करने के लिए बीच में कौन आई, CO2। CO2 कहाँ से आई, खाने का सोडा और बेकिंग सोडा, जैसे डालोगे निकलेगी तो CO2 उसको घेर लेगी और आग लगना बंद। ऐसे आप इसके ऊपर भी डाल सकते हो, जैसे आग की, तेल की आग पर आप बेकिंग सोडा डालोगे, धावन सोडा डालोगे तो उसमें से CO2 निकलेगी और CO2 इसको लपेट लेगी, CO2 इसको कंबल की तरह लपेट लेगी और आग लगना बंद।
लेकिन आप कहोगे सर ये हर जगह हम बेकिंग सोडा थोड़ी रख सकते हैं, हर जगह धावन सोडा नहीं रख सकते। नहीं रख सकते, लेकिन आपने एक यंत्र का नाम सुना होगा और आपने देखा भी होगा, एक रेड कलर की टंकी में होता है। कहीं पर भी आपको, जैसे स्कूल्स है, ठीक है, हॉस्पिटल्स है, या कोई सार्वजनिक स्थान है, या कोई ऐसा मान लो कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वहां पर आपको एक रेड कलर की टंकी दीवार पर टंगी हुई मिल जाएगी। रेड कलर की टंकी, उसे बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। उसे क्या बोलते हैं? अग्निशामक यंत्र। ये हर जगह मिलेगा और हमें बस में भी मिल जाएगा। बस में भी कभी देखना रेड कलर की टंकी। ये जो अग्निशामक यंत्र है ना, इसमें क्या होता है, CO2 गैस भरी होती है। सिलेंडर है तो उस सिलेंडर में दबा दबा के उच्च दाब पर, क्योंकि गैस को दबाया जा सकता है, गैस ठूस ठूस के भरी जा सकती है, तो इस अग्निशामक यंत्र में जो सिलेंडर नुमा होता है, इसमें उच्च ताप पर CO2 गैस भंडारित होती है, भरी रहती है इसके अंदर। जैसे ही इसको ऑन करोगे या दबाओगे तो उसमें से क्या निकल कर आएगी? CO2 गैस। तो मान लो बस में है, छोटी मोटी आग लग गई तो उस टंकी को उठाया, दबाकर CO2 गैस निकाली, तो CO2 गैस आग बुझाती है। ऐसे ही स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ हर जगह अग्निशामक यंत्र रखा होता है। और इसमें कौन सी गैस होती है? CO2, जो उच्च दाब पर भरी रहती है। तो ये लो, अगर छोटी मोटी आग लगे, लकड़ी की आग, कागज की आग, प्लास्टिक की आग या कपड़े की आग, उसे बुझाया जा सकता है किससे? जल से। ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक इम्प्लीमेंट्स, विद्युतीय उपकरणों में आग लगती है तो हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा और धावन सोडा, या फिर CO2, आप किसी भी तरीके से निकालना चाहो। ठीक है। और तेल में लगी आग भी किससे बुझती है? CO2 से। तो अगर घर में छोटी मोटी आग लग जाए विद्युतीय उपकरणों में, तो वहाँ पर बेकिंग सोडा डाल दो फटाफट, क्योंकि जैसे ही बेकिंग सोडा डालोगे वो जलेगा, जलने के दौरान इसमें से CO2 गैस निकलेगी और वो उसको लपेट लेगी कंबल की तरह उस उपकरण को, तो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो दो टॉपिक सीखे हमने, कौन कौन से? एक तो ज्वलन ताप कैसे जरूरी है वस्तुओं को जलाने के लिए, दूसरा आग पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, उसमें हम पढ़ेंगे दहन के प्रकार। दहन के प्रकार कंप्लीट करके फिर हम चलेंगे, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है ज्वाला, फ्लेम। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।